हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द गोंड ट्राइब्स। इसे हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है ये भी समझने का प्रयास करेंगे और हम समझेंगे कि इनकी आबादी कहाँ कहाँ फैली हुई है, इनकी क्या बोली है, भाषा है, नृत्य है और इनकी वैवाहिक परंपरा क्या है और इनके आध्यात्मिक एवं सामाजिक परंपरा क्या है, कैसी इनकी सामाजिक आध्यात्मिक परंपराएं हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस स्तर पर यह चल रही है, इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम कितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसे भी उसी से रिलेटेड हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है कि यह भील जनजाति के बाद भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार लगभग 1 करोड़ से भी अधिक इनकी जनजाति है और यह मध्य और दक्षिण भारत में सबसे बड़ी आबादी के रूप में यह निवास करती हैं। भारत में लगभग मध्य और दक्षिण भारत में फैली हुई है। इसमें लगभग सभी क्षेत्रों में, जैसे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और तेलंगाना के क्षेत्रों में भी यह निवास करती हैं। इसकी स्थायी कृषि का कार्य करती हैं और ये भोजन के रूप में चावल और पेज को मुख्य रूप से खाने के कार्य करते हैं। इनका पेय पदार्थ के रूप में ये महुआ शराब को सेवन करते हैं और इनकी भाषा जो है गोंडी है। गोंडी के भाषा के साथ साथ यह तेलुगु और द्रविड़ भाषा का भी प्रयोग करती हैं और इसके साथ साथ यह वर्तमान जीवन में घुलते मिलते जा रही है, लेकिन कुछ हद तक यह पिछड़ी हुई है और यह मांदरी नाच इनके प्रमुख लोक नृत्य हैं। मांदरी नाच में स्त्री पुरुष साथ साथ मिल करके नृत्य गान करते हैं और ये 18 तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इस मांदरी नाच में 18 तरह के वाद्य यंत्रों के प्रयोग के साथ साथ ढोल इसमें प्रमुख रूप से वाद्य यंत्र हैं। इसमें निशान ढोल, तुर्की ढोल, गोगा ढोल और चिटकुल वाद्य यंत्र जैसे प्रमुख वाद्य यंत्र हैं और इसी के साथ यह नृत्य और भी सुंदर और मनोरम लगने लगता है। इसके बारे में हम गोत्र के बारे में भी डिस्कस करते हैं। जैसे समझते हैं कि गोंड आदिवासियों में लगभग 750 गोंड यह गोत्र बटा होता है, जो कि सम और विषम गोत्र में बटी होती है। देखिए, वैवाहिक परंपरा, इसके सामाजिक विचार, आचार व्यवहार जब पता करते हैं तो यह लगभग 2 दिन में समाप्त होता है। मतलब यह है कि 2 दिन में वैवाहिक परंपरा का समापन होता है और इसमें कई अलग अलग रीति रिवाजों को यह प्राथमिकता दिया जाता है। जैसे महालया क्या है? शादी के रस्मों को समय पर निपटारा का कार्य करता है। यह पूरी तरह से यह एक परंपरा पर आधारित होता है। गांव के लोगों में काम का बंटवारा किया जाता है और जैसे पानी लाना, खाना बनाना और अन्य जैसे प्राथमिक प्रक्रियाएं होती हैं, कार्य होते हैं, उन सभी का क्या करते हैं, महालया के निर्देशन में भी किया जाता है। इनको ध्यान से समझें तो यह भी देखा जाता है कि हम इसे देखें तो दिखावे और आडंबर का कोई स्थान नहीं है। यह एक सामान्य परंपरा पर आधारित समाज है और इसके पूजा पद्धति सामाजिक एवं सामाजिक धार्मिक व्यवहार भी प्रकृति से जुड़ी हुई है। ये अलग अलग समय में अलग अलग देवी देवताओं का पूजा करते हैं। जैसे जंगल के देवता हैं, पहाड़ के देवता हैं, कुल देवता हैं, कई प्रकार के देवता इनके विद्यमान हैं और अलग अलग समय में अलग अलग की पूजा की जाती है। मंदिर की अवधारणा नहीं है और झोपड़ी में ही इनके मुख्य रूप से देवताओं को स्थापित कर दिया जाता है। यह जल कन्याएं, भीमादेव, राव, ये कई प्रकार के इसमें क्या है, इनकी देवताएं हैं और गांव की सुरक्षा करने वाले देवताएं हैं। ये ठाकुर देवता, इनकी जो मूर्ति नहीं बनाई जाती, ध्यान रखना इसे कि इसे ठाकुर देवता हैं जिनकी मूर्तियां नहीं बनाई जाती। एक वैवाहिक परंपरा में यह भी ध्यान रखना है कि गायता जो होता है वह मंडप उसी के निर्देशन में किया जाता है। धार्मिक परंपराओं की जिम्मेदारी गायता पर ही होता है। देवताओं पुरखों के लिए बलि भी दी जाती है और फेरे का रस्म भी इन्हीं गायता के निर्देशन में किया जाता है। वैवाहिक परंपरा के साथ ही साथ हम इसमें
इसके अंतराल में देखते हैं तो करसा भराई और करसा झुलाई की परंपरा भी रस्में हैं। और करसा भराई का अर्थ यह है कि मिट्टी के बर्तन को धान से भरते हैं और महिलाएं इसी के समय में गीत गाती हुई हैं और यह करसा भराई की रस्म पूरी होती है। बाद में करसा झुलाई की रस्म यह है कि करसा को झुलाते हुए मंडप तक ले जाया जाता है और मंडप में रखा जाता है। यही करसा झुलाई की रस्म है। ये सभी गायता के निर्देशन में होता है। इसी तरह अंत में दूसरे दिन में क्या हो जाता है कि हल्दी तेल लगाते हैं और नाचते गाते हैं। शाम होते ही कन्या पक्ष वर के पक्ष में चले जाते हैं, वर के घर चले जाते हैं। इसी तरह वैवाहिक परंपरा समापन होती है। और एक तरह से देखा जाए तो यह प्रकृति से जुड़ी हुई अवधारणा है। इनके आदिवासियों में सामाजिक संस्था है एक घोटुल, जो कि शैक्षणिक एवं अन्य आचार विचार का शैक्षिक शिक्षा दिया जाता है, जहां वर्तमान में यह लुप्त होती हुई प्रतीत होती है। हमें यदि शैक्षणिक स्तर पर ध्यान दें तो ये बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसे गौड़ जनजाति के लोग हमारे एक अच्छे समाज में एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, जो बड़े बड़े स्तर पर सामने आ रहे हैं और अपने सामाजिक पृष्ठभूमि से इतर वह मुख्य भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और हालांकि इसमें गोंडी जो भाषा है, इसमें कई प्रकार के इसको महत्व दिया जाना चाहिए, यही विवाद का विषय रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें अध्यापन का कार्य किया जाना चाहिए। इस पर सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और इससे क्या होगा कि संस्कृति को बचाने में हमारा बहुत ही अच्छा का सिद्ध हो सकता है। फिर भी हम देखें तो गौड़ आदिवासी हमारे भारत में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जो हमारे सांस्कृतिक परंपराओं, आध्यात्मिक और सामाजिक पद्धति में घुल मिल गई है और अच्छे योगदान दे रही हैं, जिसे बनाए रखना अति आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट अलग से नई जनजातियों के लिए हम नया वीडियो लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।